डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारत के लोकतंत्र के एक ऐसे चौराहे पर बात करेंगे जहां अंक, गणित, सिद्धांत और राजनीति सब आपस में टकराते हैं। विषय है परिसीमन, यानी 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पर लोकसभा की सीटों का नए सिरे से बंटवारा। और ये लगभग 50 साल में पहली बार होगा जब राज्यों के बीच सीटों का आवंटन बदलेगा। और ये महज एक आप कह सकते हैं तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये भारत के संघीय ढांचे की शायद सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होगी। इसलिए आज की हमारी चर्चा का केंद्रीय सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सीटें कैसे बांटी जाएं, बल्कि ये है कि भारत का लोकतंत्र असल में है क्या? क्या ये 140 करोड़ लोगों का एक संघ है जहां हर नागरिक के वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए, या फिर ये राज्यों का एक संघ है जहां हर राज्य की अपनी पहचान और राजनीतिक वजन को सुरक्षित रखना जरूरी है? बिल्कुल। और मैं आज इस पक्ष में हूं कि प्रतिनिधित्व को जनसंख्या से जोड़ना एक मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का जो विचार है उसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लोकतंत्र की नींव को फिर से स्थापित करने का समय है। और मैं ये तर्क दूंगा कि इस मुद्दे को सिर्फ अंकगणित की नज़र से देखना, ये भारत की संघीय आत्मा के साथ अन्याय होगा। हमें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जो उन राज्यों को दंडित ना करे जिन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्यों का पालन किया है और जो भारत की विविधता को बनाए रखे। चलिए इस मुद्दे की जड़ते शुरू करते हैं। देखिए, परिसीमन कोई विकल्प नहीं बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता है। एक ऐसी अनिवार्यता जिसे हमने लगभग आधी सदी से रोक कर रखा है। मुझे तो ये बात अविश्वसनीय लगती है कि 21वीं सदी में भारत का लोकतंत्र 1971 के चुनावी नक्शे पर चल रहा है। तब भारत की आबादी 54 करोड़ थी। आज हम 140 करोड़ से ज़्यादा हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक आधुनिक शहर में नेविगेट करने के लिए 50 साल पुराना नक्शा इस्तेमाल कर रहे हों। जाहिर है कि जो नए बसे मोहल्ले हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। आज की हकीकत ये है कि तमिलनाडु में एक सांसद औसतन 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उत्तर प्रदेश में यही आंकड़ा 30 लाख तक पहुंच जाता है। ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है। ये उन राज्यों के साथ सरासर अन्याय है जिनकी आबादी पिछले 50 सालों में तेजी से बढ़ी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि दक्षिणी राज्यों की अपनी चिंताएं हैं और वे जायज़ भी हैं, लेकिन इसका समाधान इस संवैधानिक सुधार को हमेशा के लिए टाल देना नहीं है। गृह मंत्री ने भी तो आश्वासन दिया है कि किसी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। इसका एक सीधा और व्यवहारिक समाधान है लोकसभा का आकार बढ़ाना। अगर हम सीटों को 543 से बढ़ाकर मान लीजिए 888 कर देते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी राज्य अपनी मौजूदा सीटें न खोए और बढ़ती आबादी वाले राज्यों को उनका संवैधानिक हक भी मिल जाए। ये बदलाव का प्रबंधन करने का एक तरीका है, बदलाव से भागने का नहीं। मैं समझता हूँ कि आप इस नज़रिए से क्यों देख रही हैं, लेकिन इसका एक दूसरा और ज़्यादा गहरा पहलू भी है। ये सिर्फ संवैधानिक औपचारिकता का मामला नहीं है, ये एक नैतिक विरोधाभास है। मुझे ये बात परेशान करती है कि हम उन राज्यों को राजनीतिक रूप से दंडित करने की बात कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाई। पिछले 50 सालों से केंद्र सरकारों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित किया। जिन राज्यों ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में और महिला सशक्तिकरण में निवेश करके इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल किया, आज उन्हीं को अपनी राजनीतिक आवाज खोने का डर सता रहा है। ये किस तरह का न्याय है? 1976 और फिर 2001 में सीटों को फ्रीज करने के पीछे यही तो तर्क था, और वो तर्क आज भी उतना ही मजबूत है। अगर हम सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाते हैं तो अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 151 और बिहार की 40 से 82 हो सकती है। इसका मतलब है कि लोकसभा में सिर्फ इन दो राज्यों की संयुक्त ताकत 26% से ज्यादा हो जाएगी। आप कहती हैं कि दक्षिणी राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी, और तकनीकी रूप से ये सही हो सकता है, लेकिन इसे एक और नजरिए से देखिए। ये एक कंपनी में शेयर होल्डिंग जैसा है। भले ही आपके पास 10 शेयर हों और वो 10 ही रहे, लेकिन अगर कंपनी बाजार में 100 नए शेयर जारी कर दे तो आपकी हिस्सेदारी और कंपनी के फैसलों पर आपका प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। यही यहां भी होगा।
ये भारत के संघीय संतुलन को अस्थिर कर सकता है, जहां कुछ बड़े राज्य ही राष्ट्रीय नीति की दिशा तय करने लगेंगे। आप इसे संघीय संतुलन को बिगाड़ने वाला कदम कह रहे हैं, पर मैं इसे संवैधानिक संतुलन को बहाल करने का एक जरूरी कदम मानती हूँ। हम इस तथ्य को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि 50 साल पुराने आंकड़ों पर टिका ये ढांचा संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कल कोई भी नागरिक अदालत में जाकर ये कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में उसके वोट का मूल्य तमिलनाडु के नागरिक के वोट से लगभग आधा है, और अदालत को उसकी बात माननी पड़ेगी। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व को समकालीन हकीकत को दिखाना चाहिए, इतिहास को नहीं। संघीय स्थिरता बेहद जरूरी है, मैं इसे इनकार नहीं करती, लेकिन क्या हम इसे नागरिकों के मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों की कीमत पर हासिल कर सकते हैं? ये एक ऐसी संवैधानिक विसंगति है जिसके साथ हम और नहीं जी सकते। ये बहस असल में इसी बात पर है कि भारत की परिकल्पना में प्राथमिक इकाई कौन है, एक नागरिक या एक राज्य? मेरे लिए जवाब साफ है, नागरिक। लेकिन आपके तर्क से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि संविधान की भावना सिर्फ अंकगणित का पालन करना नहीं है, बल्कि इस विशाल और विविध संघ को एक साथ रखना भी है। जिस नीति यानी जनसंख्या नियंत्रण को हमने एक राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया, उसी में सफल होने के लिए अगर राज्यों को सजा दी जाएगी तो यह संघीय विश्वास को तोड़ने जैसा होगा। ये केंद्र राज्य संबंधों में एक ऐसी दरार पैदा कर सकता है जिसे भरना बहुत मुश्किल होगा। हम राज्यों को ये संदेश नहीं दे सकते कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने की आपकी मेहनत का नतीजा आपकी राजनीतिक शक्ति का क्षरण होगा। ये उस संघीय वादे के खिलाफ है जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। हमारी चुनौती एक ऐसा समाधान खोजने की है जो संवैधानिक सिद्धांतों और संघीय विश्वास दोनों का सम्मान करे। सिर्फ एक को चुनना और दूसरे को छोड़ देना ये खतरनाक रास्ता हो सकता है। तो फिर हम इस संवैधानिक अनिवार्यता और संघीय विश्वास के टकराव को सुलझाएंगे कैसे? मैंने एक व्यावहारिक समाधान सुझाया, लोकसभा का विस्तार। ये एक बीच का रास्ता है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी की सीटें कम ना हों और बढ़ती आबादी वाले राज्यों को उनका उचित हक मिले। दक्षिणी राज्यों की मौजूदा संख्या सुरक्षित रहती है और उत्तरी राज्यों को बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व मिलता है। यह संवैधानिक जरूरत और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच एक संतुलन बनाता है। इससे बेहतर और व्यावहारिक विकल्प क्या हो सकता है? हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसमें एक बुनियादी समस्या है। लोकसभा का विस्तार उस मूल समस्या का समाधान नहीं करता जिसकी मैंने बात की थी, यानी दक्षिणी या छोटे राज्यों के प्रभाव का कम होना। ये उस प्रक्रिया को सिर्फ धीमा करता है, उसे रोकता नहीं है। उनकी आवाज सदन में आनुपातिक रूप से कमजोर होगी ही। हमें कुछ और साहसिक और रचनात्मक समाधानों पर सोचना होगा। मिसाल के तौर पर हम एक भारित फॉर्मूले पर विचार क्यों नहीं करते? वित्त आयोग भी तो राज्यों के बीच करों का बंटवारा करने के लिए सिर्फ जनसंख्या को आधार नहीं बनाता। वो इनकम डिस्टेंस, वन क्षेत्र और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन जैसे कई मानदंडों का उपयोग करता है। तो फिर सीटों के बंटवारे के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए 80% वेटेज जनसंख्या को दिया जाए और 20% विकास के संकेतकों को, जैसे महिला साक्षरता, शिशु मृत्यु दर में कमी या सफल जनसंख्या नियंत्रण। इससे न केवल आबादी के आकार को बल्कि सुशासन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये एक दिलचस्प विचार है, पर इसमें अपनी चुनौतियां हैं। आपका भारत फॉर्मूला परिसीमन की एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया में व्यक्तिपरक मानदंड ले आता है। ये एक पैंडोरा बॉक्स खोलने जैसा है। ये कौन तय करेगा कि विकास के किन संकेतकों को शामिल किया जाए और उन्हें कितना वेटेज दिया जाए? महिला साक्षरता को या शिशु मृत्यु दर को? और 20% ही क्यों, 15 या 25% क्यों नहीं? ये पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा सियासी और विवादित बना देगा। हर राज्य अपने मजबूत संकेतों के लिए लॉबिंग करेगा। परिसीमन का मकसद तो राजनीति से ऊपर उठकर एक तकनीकी और पारदर्शी तरीके से सीटों का समायोजन करना है। आपका प्रस्ताव इसे एक राजनीतिक सौदेबाजी का अखाड़ा बना सकता है। ठीक है, तो एक और विकल्प पर बात करते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि लोकसभा में जनसंख्या का प्रभुत्व रहेगा, तो हमें संघीय संतुलन के लिए दूसरे सदन यानी राज्यसभा को मजबूत करना होगा। हमें इसे एक वास्तविक संघीय सदन बनाना होगा, जैसा कि दुनिया के कई बड़े लोकतंत्रों में है।
अमेरिकी सीनेट को देखिए, जहां 4 करोड़ की आबादी वाले कैलिफोर्निया और सिर्फ 6 लाख की आबादी वाले वायोमिंग दोनों को 2-2 सीटें मिलती हैं। ये छोटे राज्यों को एक शक्तिशाली आवाज देता है। भारत में भी हम एक स्तरीय प्रणाली अपना सकते हैं, जैसे बड़े राज्यों के लिए 15 सीटें, मध्यम आकार के राज्यों के लिए 10 और छोटे राज्यों के लिए 5। ये लोकसभा में कुछ बड़े राज्यों के प्रभुत्व को संतुलित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि छोटे राज्यों की चिंताओं को राष्ट्रीय स्तर पर अनसुना न किया जाए। यह संघवाद को मजबूत करने का एक ठोस तरीका हो सकता है। राज्यसभा को मजबूत करने का विचार दिलचस्प है और ये भारत में संघवाद पर एक बड़ी और जरूरी बहस का हिस्सा है। लेकिन हमें ये मानना होगा कि ये लोकसभा में हर नागरिक के वोट के बराबर मूल्य की समस्या का सीधा समाधान नहीं है। आप 2 अलग-अलग मुद्दों को मिला रही हैं। लोकसभा लोगों का सदन है और इसका प्रतिनिधित्व सीधे तौर पर लोगों की संख्या से जुड़ा होना चाहिए। राज्यसभा राज्यों की परिषद है और उसकी भूमिका राज्यों के हितों की रक्षा करना है। आप राज्यसभा की संरचना को बदलकर लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार से जुड़ी समस्या को हल नहीं कर सकती। क्या हम एक समस्या को हल करने के लिए दूसरी बहस को बीच में नहीं ला रहे हैं? हमें लोकसभा की समस्या का समाधान लोकसभा के भीतर ही खोजना होगा। चलिए, तो सीधे लोकसभा के प्रभुत्व की समस्या पर ही आते हैं। एक और साहसिक विकल्प है जो कई राजनीतिक विश्लेषक सुझाते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य का विभाजन। ये कोई नई बात नहीं है। उत्तराखंड को 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग किया ही गया था। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और हरित प्रदेश जैसे अलग राज्यों की मांग दशकों से चली आ रही है, जिनकी अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान है। अगर यूपी की अनुमानित 151 सीटें 3 या 4 राज्यों में विभाजित हो जाती हैं, तो हर नए राज्य को लगभग 38-40 सीटें मिलेंगी। इससे कोई भी एक राज्य राष्ट्रीय राजनीति पर इतना हावी नहीं हो पाएगा। ये न केवल बेहतर प्रशासन के लिए अच्छा होगा, बल्कि ये संघीय संतुलन के लिए भी एक स्थायी समाधान हो सकता है। ये एक प्रशासनिक सुधार से कई बढ़कर एक संघीय सुधार होगा। राज्यों का विभाजन एक बहुत बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला है। इसका फैसला संसद को और वहां की जनता को करना होता है। ये परिसीमन आयोग के अधिकार क्षेत्र से मीलों दूर है। आयोग का काम मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों के भीतर निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, न कि नई प्रशासनिक इकाइयां बनाना। हमें समस्या के समाधान के लिए एक राजनीतिक बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जब हमारे पास एक सर्जिकल टूल हो सकता है, और वो टूल है एक निष्पक्ष और विश्वसनीय प्रक्रिया। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो। इसमें सिर्फ रिटायर्ड जज और नौकरशाह न हों, बल्कि जनसांख्यिकीय, संवैधानिक कानून और संघीय अध्ययन के स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल हों। राज्यों का भी इसमें सार्थक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि प्रक्रिया में सभी का विश्वास बना रहे। अगर प्रक्रिया निष्पक्ष होगी तो नतीजे भी ज्यादा स्वीकार्य होंगे। प्रक्रिया की निष्पक्षता पर मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि इस प्रक्रिया के नतीजे सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं रहेंगे। यह भारत की गठबंधन की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा। जब 2 या 3 राज्य ही लोकसभा की 1/4 से ज्यादा सीटों पर नियंत्रण रखेंगे, तो सरकार बनाने का पूरा गणित बदल जाएगा। क्षेत्रीय दल जो ऐतिहासिक रूप से संसदीय संतुलन और विविधता की आवाज बनते आए हैं, उनका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर कम हो जाएगा, भले ही उनकी अपनी सीटों की संख्या कम ना हो। सत्ता का केंद्रीकरण कुछ बड़े राज्यों के हाथ में हो जाएगा, जो भारत के बहुलवादी लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर नहीं हो सकती। देखिए, राजनीतिक परिणाम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का लोकतांत्रिक सिद्धांत सर्वोपरि है। मौजूदा स्थिति संवैधानिक रूप से अस्थिर है और इसे हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता। लोकसभा का विस्तार जैसे समाधान इस सिद्धांत का सम्मान करते हुए इस बड़े बदलाव को प्रबंधित करने का एक व्यावहारिक रास्ता प्रदान करते हैं। हमारा लक्ष्य प्रतिनिधित्व का आधुनिकीकरण करना है, उसे अतीत के संग्रहालय में कैद रखना नहीं। ये भारत के हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार को पूरी तरह से मान्यता देने का समय है। और मेरा अंतिम तर्क यही है कि सिर्फ अंकगणितीय दृष्टिकोण इस मुद्दे के नैतिक और संघीय आयामों की अनदेखी करता है।
ये उन राज्यों को दंडित करता है जिन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता पाई, और यह शक्ति के केंद्रीकरण का खतरा पैदा करता है जो लंबी अवधि में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें भारित फॉर्मूले या संघीय संतुलन को मजबूत करने जैसे रचनात्मक विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि ये प्रक्रिया लोकतंत्र में विश्वास को नवीनीकृत करे, न कि उसे चोट पहुंचाए। हमें यह याद रखना होगा कि भारत सिर्फ लोगों का ही नहीं बल्कि राज्यों का भी एक संघ है। हम इस बात पर निश्चित रूप से सहमत हो सकते हैं कि आगे का रास्ता जटिल है। इस प्रक्रिया को पारदर्शिता, सहानुभूति और साझा न्याय की भावना के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हर भारतीय को लगे कि उसका हित सुरक्षित है। बिल्कुल, ये सिर्फ जनसंख्या की गिनती नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र के चरित्र का माप होगा आने वाले दशकों के लिए भारत की राजनीति को आकार देने वाले इस महत्वपूर्ण संवाद में। अभी और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है।